हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है। और ये जो पेपर है आपका AIB 13 का है। ठीक है। AIB जो 13 एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? 23 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी AIB के द्वारा। और अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम कौन सा हुआ है? AIB 16 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पेपर डिस्कस करने वाले आज के सेशन में, बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। क्योंकि अब यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना सबसे ज़रूरी है। ठीक है। तो उसी का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो आप इसको ध्यान रखिए कि जो AIB का एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कैरी किया जाता है, यानी कि 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। तो आप इस पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? तो जो आपका फ्रीडम एंड दिया गया है, ठीक है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीज़ों का, तो यहाँ पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? उसमें मानहानि, सार्वजनिक आदेश, राजद्रोह या राज्य की सुरक्षा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है C नंबर, यानी कि राजद्रोह। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, केवल नागरिक को दिए गए अधिकार कौन से हैं? ऐसे निम्न से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ नागरिक को ही दिए गए हैं? अनुच्छेद 21, 20, 19(1)(a) या अनुच्छेद 25। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19(1)(a), यानी कि जो केवल नागरिक को ये अधिकार दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो हमारे सिटीजन्स के लिए कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पर। तो आप ये याद रखिए कि जो हमारे नागरिक हैं, ठीक, भारत के नागरिक हैं, उनको कौन कौन से अधिकार केवल उन्हीं को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये इनके तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे पूछ ले गया 19(1)(a) के बारे में, हो सकता है नेक्स्ट बार आप नेक्स्ट टाइम क्या पूछ ले, इसमें 16 के बारे में पूछ ले, 29 या 30 के बारे में पूछ ले। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि केवल नागरिक को दिए गए अधिकार कौन कौन से हैं संविधान के तहत। तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये कितने आर्टिकल हैं? 3 तो 5 आर्टिकल यहाँ पे बताए गए हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और सिर्फ ये नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर क्या किया जाए? उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, अक्षमता, ये संविधान का उल्लंघन करे तब, या फिर उपयोग सभी लागू हों। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति, तो वहाँ पे क्या है, उनको हटाया जा सकता है। हटाने का प्रोविजन क्या है? महाभियोग, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग और कहाँ पे लाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के उसमें भी लाया जा सकता है हटाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वरिष्ठ वकील पद नाम किस धारा के तहत प्रदान की, यानी सीनियर एडवोकेट, ये जो डेजिग्नेशन है वो कहाँ पर ये बताया गया है? धारा 16 वकील अधिनियम 1961, धारा 26 या धारा 6 या धारा 15 वकील अधिनियम 1961। ये जो वकील अधिनियम 1961 है, इसके किस धारा में बताया गया है सीनियर एडवोकेट की परिभाषा? यहाँ पर बताया गया है आपका A नंबर, यानी कि धारा 16 में वकील अधिनियम 1961 के तहत यहाँ पे सीनियर एडवोकेट यानी कि वरिष्ठ वकील को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? तो जो पूर्व सुनवाई है, यानी कि राइट टू प्री ऑडियंस इज प्रोवाइडेड, कहाँ पर बताया गया है? धारा 33 किसकी? वकील अधिनियम, यानी कि एडवोकेट्स एक्ट जो 1961 है, या फिर उसका 23 या फिर 16 या 36। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है B नंबर, यानी 23, यानी सेक्शन 23 ऑफ एडवोकेट एक्ट क्या बात करता है? पूर्व सुनवाई के अधिकार के बारे में यहाँ पर शक्ति प्रदान की गई है।
यहाँ पे अधिकार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय की अवमानना है यानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू भारत के संविधान के 6वें संशोधन संघ सूची में एंट्री 7 और राज्य सूची में एंट्री 14, या फिर संघ सूची की एंट्री 70 और राज्य सूची की एंट्री 40, या फिर संघ सूची की एंट्री 67 या राज्य सूची की एंट्री 13, या इनमें से कोई नहीं थी। कहाँ पर इसको बताया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है? जो 3 सूचियाँ बताई गई है आपके संविधान में, ठीक है ना। अनुच्छेद 7 के तहत आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो यह कहाँ पर बताया गया है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ पर बताया गया है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी आपका जो भारत के संविधान के 6वें संशोधन संघ की सूची में एंट्री 7 और राज्य सूची की एंट्री 14 में यहाँ पे बताया गया है। सॉरी, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, 7th शेड्यूल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब पीआईएल की अवधारणा भारतीय न्याय प्रणाली में पेश की गई थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कई बार जुडिशरी एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंड ऑफ जजमेंट भी था ये। तो कौन से जज थे? एम हिदायतुल्ला, एम अहमदी, एस आनंद या पीएन भगवती? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी पीएन भगवती यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थे। कब? जब पीआईएल की अवधारणा भारतीय न्याय प्रणाली में पेश की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामलों किस मामले के तहत समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास की साधन प्रदान किए जाए? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे किस केस में बताया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि गौरव जैन वन यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 3021, ठीक है। यहाँ पे एक जजमेंट था जिसको वेश्यावृत्ति से संबंधित यहाँ पे जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? यानी हदीस के अंतर्गत क्या आता है आपका? भगवान के नबी शब्द, नबी के शब्द और कार्य, न्यायविदों को सर्वसम्मति निर्णय और या फिर औपचारिक फैसले। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि वर्ड एंड एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट, नबी के शब्द और कार्य। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? सर्वाधिकार अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 या डिजाइन अधिनियम 2000? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? तो यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात की जा रही है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के लिए। तो यहाँ कितने होनी चाहिए अवधि? 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने, यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धारा समन के तौर पर कार्य करती है? 60, 61, 62 या 64? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि 61 क्या बात करती है? समन के तौर पर कार्य करती है, ठीक है ना। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CRPC के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा के तहत प्रदान किए जाते हैं? 196, 197, 198 या 199? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर 197। अब यहाँ पे जो न्यायाधीश की बात की गई है तो IPC में न्यायाधीश की परिभाषा कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो ये चीज़ बताया गया है कहाँ पे? 197 में है। अब यहाँ पे 7 निकाल दीजिए तो कितना बचा? 19 बचा है। तो 19 में IPC के 19 में क्या बताया गया है? न्यायाधीश की परिभाषा बताई गई है। उसके बाद आता है आपका न्यायालय 20 में, ठीक
ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से, ये छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। 197 आप याद रखिए सीआरपीसी में किससे संबंधित है, न्यायाधीश के अभियोजन संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद ये 7 लास्ट से हटा दिया जाए, कितना बचेगा, 19 बचेगा, जो न्यायाधीश की परिभाषा के बारे में बात करता है, ये कहाँ, आईपीसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए कहाँ रहता है, ए हैदराबाद में रहता है, बी कलकत्ता में, और सी कहाँ रहता है, दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए बी और सी एक साथ होने वाले हैं। बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया। तो प्रतिज्ञा पत्र किसने बनाया है, बी और सी ने, यानी कि जो प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट कहाँ पे परिभाषित किया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बी और सी ने क्या किया है, मांग की है, संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ पर मुकदमा कर सकता है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि इलाहाबाद में जहाँ कार्रवाई का कारण उठता है, कलकत्ता में जहाँ बी रहता है, दिल्ली में जहाँ सी रहता है, या उपरोक्त सभी जगह पे लाया जा सकता है, या फिर कहीं भी नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पे जहाँ जहाँ है तो कहीं भी, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन बताए गए हैं, या तो इलाहाबाद में ला सकता है, या कलकत्ता में ला सकता है, या फिर दिल्ली में ला सकता है, कहीं भी हो बात ला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को कहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत कोर्ट में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर केवल ए। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों। लेकिन किस एक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे सीपीसी की बात की जा रही है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी मुकदमे को बंद कर सकता है, सी सेट मुकदमे को बंद कर सकता है, ठीक है ना। सेट ऑफ के मामले मुजरा संबंधी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन बताए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि ए सी पर 500 रुपये की विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास 1 से 1000 रुपये के ऋण चुकाने को वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस इप्सा लोक्यूटर लैटिन शब्द, इसका अर्थ क्या है, कि चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं, जहाँ सहमति वहाँ कोई चोट नहीं, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं, यानी कि परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं कि ऐसा हुआ। अब एक केस था, कौन सा केस था, कि दिल्ली का केस था, जो घंटाघर था वो गिर गया था, ठीक है। नगर निगम की लापरवाही वहाँ पे साबित हुई, कि अगर नगर निगम क्या करता है, उसको प्रॉपर तरीके से जांच करता, तो पता हो जाता कि ये गिरने वाला है, कुछ भी क्या कहता है, ठीक है ना, मेंटेनेंस नहीं हुआ सही तरीके से, इसलिए वो गिर गया। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया है, चीज़ें वो खुद बोलती, परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है रेस इप्सा लोक्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया। सामान्य रोजगार के सिद्धांत को कब विकसित किया गया, किस बात के तहत, रॉयल्स बनाम फ्लेचर, प्रिस्टली बनाम फाउलर, एसबी बनाम वाइट, वेगर बनाम माउंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिस्टली बनाम फाउलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया यानी सीपीसी के तहत सिविल कोड की शक्तियों को किस धारा में सम्मानित किया गया है। वकील अधिनियम 1961 की धारा 36, धारा 42, या धारा 42A, या धारा 28। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी जो एडवोकेट एक्ट है उसकी सेक्शन 42 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजूरिया साइन डेमनम, यानी इंजूरिया साइन डेमनम होता है, और एक कौन सा होता है, किस डेमनम साइन इंजूरिया होता है। तो ये क्या पूछा गया है, इंजूरिया साइन डेमनम।
तो यहाँ पे कौन सा मामला इससे संबंधित है, ठीक है। रॉयल्स बनाम फ्लेचर, एसवी बनाम वाइट, डेनोंग बनाम स्टीवेंसन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि एसवी बनाम वाइट, इंजूरियस साइन डेमनम से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है। एलन बनाम फ्लड, रिलायंस बनाम फ्लेचर, वोरेल बनाम यंग या फिर डेनोंग बनाम स्टीवेंसन। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका बी नंबर, यानी कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित मामला है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया। तो ये किस एक्ट की बात कर रहा है, जो आपका आईटी एक्ट है उसके सेक्शन 66A को किस मामले में इसको अवैध घोषित किया गया था। यहाँ पे केस है अनवर पीवी बनाम पीके बशीर या फिर श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 या फिर डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र या फिर राज्य दिल्ली NCT बनाम नवजोत संधू। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 के मामले में जो आपका आईटी एक्ट है उसका क्या किया गया, 66A को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना, अवैध घोषित कर दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किसके तहत अनिवार्य है। भारतीय वन अधिनियम, वायु अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है, क्या, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है। दंगा, झगड़ा, हमला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि अफरे यानी दंगा, ठीक है ना, झगड़ा, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग द्वेष नीचे की किस धारा में दिया गया है, यानी कि जो क्लास हेट्रेड के कहाँ पे बताया गया है, 153A, 153AA या फिर 153A या फिर 153A, वो सॉरी 144A। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 153A में बताया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, the distinction between section 299 and 300 was made clear by Melville, ठीक है ना। यहाँ पे जो जस्टिस मेलविल थे उन्होंने किस मामले में यहाँ पे जो आपके आईपीसी की धारा 299 और 300 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में डिफरेंस किया था। कौन सा मामला था आपका, ये रेग बनाम गोविंदा का मामला था, जो काफ़ी फेमस यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट था, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, तो यहाँ पे आप बस बैरेक्ट है तो आप बैरेक्ट में उसको जरूर लिख लें कि 299 और 300 में डिफरेंस किया गया था, किस केस में किया गया था, रेग बनाम गोविंदा किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, जस्टिस मेलविल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, सरकार का डबल सेट, संवैधानिकता, एकल नागरिकता। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी एकल नागरिकता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है संशोधन नहीं करने की बात की जा रही है, तो कहाँ पर, प्रियम्बल में, मौलिक अधिकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर मूल विवरण। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी कि जो बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वहाँ से उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, उसको क्या है, उसको छीन नहीं सकती कोई भी कानून बना के संसद, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। लोगों क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना, ये भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन शुरू होता है? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 25? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 25 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लेने और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रख रखाव के लिए प्रदान किया गया है? हिंदू गोद लेने के लिए, ठीक है, हिंदू जो होती है, हिंदू अडॉप्शन होता है। पत्नी, माता पिता, विधवा बहू या बच्चे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी विधवा बहू। अब हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 30 किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है? महिला संघ की संपत्ति, प्रशंसात्मक अनुक्रम या फिर मेल अनुक्रम, यानी कि जो मेल सक्सेशन या फिर फीमेल सक्सेशन? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि प्रशंसात्मक अनुक्रम, यानी बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की निम्नलिखित में किस धाराओं में चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है? तो 54A, 55A, 53A, 60A? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि 53A का क्या बात करता है कि जो बलात्कार का आरोपी है उसकी क्या किया जाए? मेडिकल एग्जामिनेशन करने का वहाँ पे प्रोविजन किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अब जो विक्टिम है, यानी कि जिसके साथ बलात्कार हो, जो पीड़ित है, उसके भी क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है? 7 दिन तक, 30 दिन तक, 15 दिन या 60 दिन? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी 15 दिन से ज़्यादा उसको पुलिस रिमांड में नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 दिन अधिकतम है। लेकिन यहाँ पे यदि क्या है कि वहाँ पे 2 चीज़ें और बताई गई हैं। क्या क्या? एक तो 60 डेज का प्रोविज़न बताया गया है, दूसरा 90 डेज का। और एग्जीक्यूटिव, यदि आप जुडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है, यदि आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो वहाँ पर 7 दिन तक को क्या कर सकता है? रिमांड के लिए आदेश दे सकता है, हिरासत के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव के लिए कितना है? 7 दिन का है, ठीक है ना, यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है तब। और इसको 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है और 90 दिन तक भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस है, 167 में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दत्ता होमस, ठीक है, होमम, या बच्चे के वास्तविक रूप से लेना या देना, दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है ना, या कोई नहीं उनमें? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी बच्चे के वास्तविक रूप से लेना और देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पुरुष एक लड़की यानी बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम कितना हो? 15, 18, 20 या 21? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी कि 21 साल। यदि मान लीजिए कोई पुरुष है, मेल है, और वो क्या करना चाहता है, किसी बच्ची को या फिर किसी लड़की को गोद लेना चाहता है, तो उन दोनों की एज के, जो गोद लेना चाहता है और जिसको गोद लिया जा रहा है, उन दोनों की एज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 21 वर्ष का एज डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो गोद ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? दादी, माँ, विधवा या बेटी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, यानी कि दादी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खंड 122 के तहत विवाह के दौरान पति और पत्नी के बीच का संबंध कैसा होगा? विवाह टूटने के बाद भी उस संबंध को विशेषाधिकार प्राप्त हो गए, या फिर तलाक के द्वारा विवाह टूटने के बाद विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, या फिर केवल मृत्यु से विवाह के टूट जाने के बाद विशेषाधिकार नहीं रहते,
या फिर दोनों मामलों में, ए बी और सी में विशेषाधिकार नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कि विवाह टूटने के बाद भी उस संबंध को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यदि मान लीजिए जो ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है ना, ए और बी की क्या हुई है, विवाह हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच विवाह के दौरान जो भी बातचीत हुई होगी, जो भी संवाद हुए होंगे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त रहता है कि वो उस चीज़ को बाहर नहीं ला सकते कोर्ट के अंदर या फिर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको विशेषाधिकार प्राप्त रहता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे तो हो गए कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज की बात हो गई है। अब कुछ प्रोविजंस और बताए गए हैं कहाँ पर, एविडेंस एक्ट में। तो सबसे पहले तो आपका क्या है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हो गया पहला, ठीक है। तो कहाँ पे बताया गया है? 122 में। उसके बाद आता है आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन, 124 में आता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है 126। 126 में क्या बात किया गया है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात की गई है। और 129 में क्या बात किया है? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की बात की गई है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो 122, 124, 126 एंड 129 ये एविडेंस एक्ट का है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होगा? ठीक है ना, यहाँ पे अकॉम्प्लिस की बात की जा रही है, सह अपराधी की बात की जा रही है। तो धारा 114B में 118, 133 या 134। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 133 अकॉम्प्लिस के बारे में बात करता है, सह अपराधी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट्स प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या है? प्रदर्शन, नाटकीय काम, भौगोलिक संकेत, नई किस्में और वनस्पति। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर काम, यानी कि प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, वे कौन से हैं? समानता और निश्चितता, समानता सुविधा और अर्थव्यवस्था, समानता और अर्थव्यवस्था, समानता निश्चितता और सुविधा और अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी कि समानता, सुनिश्चितता, सुविधा, अर्थव्यवस्था, चारों चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है ना। कहाँ बताया गया है? कराधान के सिद्धांत की गणना के समय यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यदि आपको ये पसंद आ रहा है ये सेशन तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? 1886, 1868, 1860 या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे सर जेम्स विलियम हैं, ठीक है, यहाँ पर किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर का, यानी कि 1860 में पहला क्या पेश किया गया था? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षमा योग्य अपराध से संबंधित है, यानी क्षमा दान से संबंधित कौन सी है? 319, 320, 321, 324। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी 320। 320 आपका जो सीआरपीसी में है वो क्या बताता है आपका कि कोई भी अपराध है, ठीक है, यदि मान लीजिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं, ए ने क्या किया है, बी के खिलाफ अपराध किया है, तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बी यदि चाहे, जिसके अगेंस्ट में अपराध हुआ है, वो चाहे तो क्या करता है, समझौता करके उस केस को क्या कर सकता है, समनी बना सकता है। समनी का मतलब समझौता किया जाना, तो समझौता करके उसको माफ़ किया जा सकता है। तो कहाँ पे 320 में बताया गया है, ठीक है। 321 में अभियोजन को वापस लिए जाने से संबंधित यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब क्षमादान की बात आई है, तो क्षमादान के आर्टिकल किस आर्टिकल में बताया गया आपको संविधान के? तो आर्टिकल जो आपका 172 में, ठीक है, ये कहाँ पे बताया गया? 172 में गवर्नर के पास पावर बताई गई है। और जो 61 है वो कहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के बारे में। सॉरी यहाँ पे, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे क्या है कि जो 72 है वहाँ पे राष्ट्रपति के समाधान की बात की गई है, और 161 में, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर के पावर्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, वो गलती हो गई, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट आपका
सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 साल या कोई सुपर सीमा काल नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका सी नंबर, यानी कि 3 साल। उसके बाद है औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है? कारखाना, खान, वृक्षारोपण एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 4 ऑप्शन बताए गए हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर का, यानी कि ये वाला। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्या है? सही ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम कितने प्रतिशत श्रमिक हड़ताल के समर्थन में हैं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि 15%। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं? सामूहिक सौदा, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण या ट्रेड यूनियनों। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिविल प्रकृति के मुकदमा शब्द का अर्थ क्या है? नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सवाल, या फिर वह मुकदमा जिसका मुख्य प्रश्न जाति या धर्म से संबंधित हो, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ए नंबर का, यानी कि नागरिकों के निजी अधिकार और दायित्व। उसके बाद है 48 क्या है? उप न्याय के नियम से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है। यानी कि जहाँ एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो वह जब तक कि वह पहला मुकदमा चल रहा है तो दूसरी अदालत इस मामले की जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के सेक्शन 89 के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? छोटी सुनवाई, लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक निपटान, सुलह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो सेक्शन 89 है सीपीसी का, उसके अंतर्गत आपका एक और ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा? बीच बचाव का ऑप्शन भी वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर छोटी सुनवाई का ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर आपको लोक अदालत का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, सुलह का ऑप्शन भी मिल जाता है, बीच बचाव का भी मिल जाता है, लेकिन ये छोटी सुनवाई का यहाँ पे किसी तरह का वर्ड उपयोग नहीं किया गया है, शब्द का उपयोग नहीं किया गया है 89 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निष्कर्ष कार्रवाई में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? 1, 3, 1/1, 2/3 या 5/5। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कंसिलिएशन प्रोसीड? यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? नॉन बाइंडिंग, सेम एज सेटलमेंट अवार्ड, या अनलाइक अ सेटलमेंट अवार्ड, या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी कि सेम एज अ सेटलमेंट अवार्ड। जो भी सेटलमेंट अवार्ड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह बालिग है, या पागल नहीं है, चरम बुढ़ापे की उम्र वाला नहीं है, या फिर उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और वह अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर का, यानी कि जो कोई भी विटनेस है, ठीक है, कोई भी साक्षी है, वो कब सक्षम माना जाता है, कब कॉम्पिटेंट माना जाता है किसी भी गवाही देने के लिए, ठीक, किसी भी केस में। तो उस व्यक्ति को सक्षम माना जाता है जो कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही तर्क संगत उत्तर देता है और उसमें अगर प्रभाव को समझता है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे एज क्या है? एज कितनी भी हो सकती है, या तो आप मान लीजिए 5 साल का बच्चा भी है, ठीक है, यदि वो क्वेश्चन को जो पूछा जा रहा है उसको समझने योग्य है, उसका तर्क संगत उत्तर दे सकता है, वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
की धारा 43 के तहत निम्नलिखित कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक दैट मीन्स इररिलेवेंट कौन सा है? विधानीय अमानत का निर्णय, आपराधिक अदालत का निर्णय, वैवाहिक अदालत का निर्णय या प्रोबेट अदालत का निर्णय। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आपराधिक जो जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है वो क्या है, इररिलेवेंट माना जाएगा सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नियम यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जहां पर जो गवाह है वो क्या कर सकता है, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करा सकता है किसी भी दस्तावेज को मंगा कर। यानी यदि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, इसको गवाही के लिए बुलाया गया, अब हो सकता है इसने कुछ ऐसा कागज़ पे हस्ताक्षर किया हो जिसमें कुछ लिखा हो, कुछ फैक्ट लिखे गए हों और बहुत टाइम पहले लिखा गया, तो यहाँ पे क्या कर सकता है ये उस कागज़ को या फिर उस दस्तावेज को मंगा सकता है अपनी मेमोरी रिफ्रेश कराने के लिए कि उसमें क्या लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि सेक्शन 159 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडामास में बी इशूड बाय, यानी कि जो परमादेश जारी किया जाता है, परमादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ए बी दोनों। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा यहाँ पे मैंडामास जारी किया जा सकता है। मैंडामास को हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश यहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया था? जो प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स है, ये कौन से संविधान की संशोधन के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संशोधन, 24वां संशोधन या फिर 43वां संशोधन? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि जो 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था, उस यहाँ पे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट को, जो 1976 में हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर, जो निःशुल्क कानूनी सहायता दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत, वो किस धारा में दिया गया है? 301, 304, 303 या 305? तो यहाँ पे जो निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है सीआरपीसी में, वो कहाँ पर की गई है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर का, यानी धारा 304 में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधान में कौन सा प्रावधान जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? या यदि मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो उसको क्या करना होता है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी धारा बताया गया है? सेक्शन 56, 57, 60 या 70? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर का, यानी कि 57। इसी प्रकार का एक प्रोविजन आपको मिलेगा 167 में भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? यानी कि जो 164 सीआरपीसी के तहत कन्फेशन रिकॉर्ड होती है, स्वीकृति, तो वो कौन रिकॉर्ड करता है? पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, दोनों, ए और बी, या फिर ये केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि जो न्यायिक अधिकारी है वो क्या कर सकता है? संस्कृति को रिकॉर्ड कर सकता है, यानी जो अपराधी व्यक्ति होता है उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है 164 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दलील सौदा से संबंधित प्रावधान इनमें से कौन सा अपराध लागू नहीं है? यानी कि जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है आपका सीआरपीसी के तहत, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रोविजन रिलेटिंग प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग ऑफेंस। कौन से अपराध में यह लागू नहीं होता है? सामाजिक आर्थिक अपराध, ठीक है, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट वोमेन, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं था। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी सामाजिक आर्थिक अपराध होते हैं उनके खिलाफ भी यह लागू नहीं होता प्ली बार्गेनिंग। और जो ऑफेंस अगेंस्ट किसके होते हैं, वुमेन यानी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें भी यहाँ पे लागू नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है तो इस तरह समझौते किस प्रकार नामित किया गया है। यदि मान लीजिए कोई दो या उससे अधिक व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, किसी इलीगल एक्ट को करने का करार करते हैं आपस में, या फिर जो एक्ट किया जा रहा है वो तो लीगल है लेकिन इलीगल साधनों के द्वारा किया जा रहा है, यानी अवैध साधनों के द्वारा उसको रोकने यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है या सहमत होते हैं दोनों व्यक्ति। तो वहाँ पे क्या है, इसको क्या माना जाता है, षड्यंत्र के लिए उकसाना, सहायता द्वारा उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र या उकसाना। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी आपराधिक षड्यंत्र, जो आपका सेक्शन 120A में बताया गया है। कहाँ पर, IPC में, ठीक है। 120B के तहत यहाँ पे क्या है, वहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं। IPC की धारा 124 के तहत, IPC की धारा 124A, 121A या 130। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो इसका सही आंसर है 124A, यानी राजद्रोह के सेडिशन के संबंध में प्रोविजन कहाँ बताया गया है, 124A में, जहाँ पर 3 वर्ष तक पनिशमेंट से लेकर आजीवन कारावास तक की पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि 124A के तहत मामले दर्ज नहीं होंगे, चाहे केंद्र सरकार की तरफ हो चाहे राज्य सरकार की तरफ। यहाँ पे 124A के तहत मामले दर्ज नहीं हुए, बाकी जो पुराने मामले हैं वो भी अब उसको भी रोक दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एक जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर आया है, ठीक है। 124A के तहत मामला दर्ज नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है। ये मामला कब का है, आप मुझे सॉरी, ये जो 124A है जोड़ा गया था IPC में, ये कब जोड़ा गया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 9 के तहत एक मुकदमा खारिज किया जा सकता है कब, जहां अभियुक्तों पर समन की सेवा विफल हो जाने के परिणाम से अभियुक्त इसकी लागत का भुगतान करने में विफल हो, ठीक है, नियम 2। जहां ना तो अभियोगी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो, नियम 3। या फिर जहां अभियोगी समन के वापस न आने के 7 दिनों के बाद भी ताज़ा समन के लिए आवेदन करने में विफल रहता है। या फिर 4th नंबर, जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर होता है और वह अभियोगी दावे को स्वीकार नहीं करता है, नियम 8 के तहत। यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन आपका रहेगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। सभी मामलों में क्या किया सकता है, मुकदमा खारिज किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कौन होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, स्पीकर लोकसभा या फिर उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी नंबर का, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति इसको जो बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया क्या है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर का, यानी यह एक संवैधानिक अधिकार है जो आपका आर्टिकल 300A में बाद में जोड़ देगा। पहले ये फंडामेंटल राइट था, इसको बाद में जोड़ क्या है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस आदेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने में है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो रिट जारी किया जाता है, 5 तरह के रिट होते हैं, कौन सा रिट ऐसा है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति है उसको बॉडी को प्रोड्यूस करो, तो यह कौन सा है, सेशनरी यानी कि उत्प्रेषण लिख, क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन निषेध यानी प्रतिषेध, हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस। यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि जो आपको सशरीर उपस्थित करवाना,
यहाँ पे ऑर्डर किया जा सकता है। अब यह रिट कौन जारी करता है, या तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा या हाई कोर्ट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट कहाँ से करता है 226 के तहत यहाँ पे रिट जारी करता है। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल को संविधान में कब घोषित किया गया था, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वॉज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। किस केस में ऐसा कहा गया था, बेरोजगारी मामले में, दिल्ली का कानून अधिनियम में, केशव भारती मामले में, मेनका गांधी के मामले में। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर का, यानी दिल्ली कानून अधिनियम के तहत यहाँ पे बोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है, सेल्फ सूची पत्र, ज्ञापन यानी मेमोरेंडम, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या फिर इशूइंग हाउस। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके बाद 17 क्वेश्चन, जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए। एक इसे कहा जाता है क्या, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, या फिर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, या फिर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, संचयी प्राथमिकता शेयर, यानी कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद का, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एक्ट है उसके तहत यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन, यानी कि औद्योगिक विवाद का अर्थ के बीच किसी विवाद का या फिर अंतर से नियोक्ता और कार्यकर्ता, श्रमिक या मास्टर और कार्यकर्ता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, हिंदू विधवा, मुस्लिम विधवा, नाबालिग, स्वाभाविक अभिभावक, या संयुक्त हिंदू परिवार का करता है प्रबंधक। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, यानी कि मुस्लिम विधवा यहाँ पे संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामलों में समझाया गया था, बेलामी बनाम सवाइन, कूपर बनाम कूपर, स्टेट फिस्ट बनाम स्टेट फील्ड, तुल्क बनाम मॉक्सबे। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है आपका ए नंबर का, यानी बेलामी बनाम सवाइन का मामला यहाँ पर बताया गया। लिस्ट पेंडेंस का सिद्धांत, ये जो डॉक्ट्रिन्स है ये आपको प्रॉपर्टी एक्ट में है, और प्रॉपर्टी एक्ट जितने भी डॉक्ट्रिन्स है उसको हमने कवर किया है, एक अलग से डॉक्ट्रिन का लेक्चर तैयार किया था हमने। ठीक है, वीडियो आप वहाँ पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिस्ट पेंडेंस का मतलब क्या है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे एक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है ना, तो जब तक केस चल रहा है, पेंडिंग में है, तो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, एक्सेप्ट एक अब बात क्या है कि यदि आप न्यायालय से इजाज़त ले लेते हैं तब आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, या न्यायालय इजाज़त दे देता है, परमिशन दे देता है कि आप सेल कर सकते हो तो आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेल नहीं किया जा सकता जब तक कि वह केस पेंडिंग में है। ठीक है, तो ये कहलाता है लिस्ट पेंडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स ने ए पर प्रहार किया। ठीक है, एक्स ने क्या किया है, ए पर प्रहार करता है, और इस हिंसक प्रहार से ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। बाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे यक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी, तो ए ने रिवॉल्वर से यक्स को मार दिया। तो यहाँ पर इस आंसर क्या हो जाएगा, ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और बाई हत्या करने के लिए, उकसाने के लिए उत्तरदायी है, या फिर गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी है और बाई उत्तरदायी नहीं है। सी नंबर क्या है कि ए गैर इरादतन हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और बाई गैर इरादतन हत्या करने के जिम्मेदार
अपराधी को उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके बाद डी नंबर क्या है कि ए उत्तरदायी नहीं है और बाई हत्या को उकसाने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी होगा, पहली बात। और दूसरा कि बाई हत्या करने के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। उसके बाद ये आईपीसी का क्वेश्चन था। अब भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है ना, कानूनी सहायता से मुक्त करने के अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से मान्यता दी गई। किस केस में ऐसा कहा गया था, ठीक है, किस केस में ऐसी मान्यता दी गई थी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का है, यानी हुसैन आरा खातून बनम गृह सचिव बिहार राज्य, AIR 1979 का केस था, ठीक है। SC 1360, ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में PIL अवधारणा उत्पन्न हुई। तो जो PIL दाखिल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, ठीक है, इसमें तो यहाँ किस देश के द्वारा यह उत्पन्न अवधारणा लाई गई थी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यह अवधारणा कॉन्सेप्ट लाया गया था। किस चीज़ का, कि PIL के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए। अब यहाँ पे पहला केस कौन सा था PIL जिसमें कि भारत में अवधारणा की गई, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अभी, ठीक है, छाप दीजिए इसको कमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्न इस तरह से किए जाए कि उसका उत्तर पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिल जाए। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें उसका उत्तर भी सुझाया जा रहा है, कि जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम B है, ठीक है ना, या फिर आपका नाम C है। ये उसमें क्या है, आंसर भी बोला जा रहा है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचक प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं, आपका एविडेंस एक्ट में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है, केवल पति के लिए, पत्नी के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाए, बी नंबर, यानी केवल पत्नी के लिए यहाँ पर बताया गया, ये तलाक का आधार युवावस्था के लिए है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए क्या है, छोटे में ही शादी कर दी जाती है, तो पत्नी क्या कर सकती है, उसमें तलाक का एक आधार ले सकती है, जो भी युवा हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, ठीक है, प्योरिटी एज में चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है। यानी कि जो ऐसे विवाह जो वॉइड घोषित किए गए हैं लॉ के द्वारा, और उसमें क्या है कि उनको बच्चा पैदा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, उसको वैधता प्रदान करता है। तो ये कौन सी धारा कहती है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, तो धारा 11, धारा 13A, धारा 12 या फिर धारा 16। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का, यानी कि सेक्शन 16 यह बात करता है कि यदि शून्य विवाह से बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पर उसको भी मान्यता प्रदान की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है, नाइट्रस ऑक्साइड, एरोसोल, मीथेन, CFC। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, यानी कि एरोसोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A और B एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है ना, तलवारबाजी के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ तलवारबाजी करेंगे, मनोरंजन के लिए ऐसा कर लेते हैं। ये समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है। और यदि A अच्छे से खेलते समय B को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो A का कोई अपराध नहीं माना जाए। यह प्रावधान किस सेक्शन के तहत यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 87, 85, 86 या 88। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि सेक्शन 87, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट देकर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे तलवारबाजी की जा रही है, ठीक है ना, समझौता किया जा रहा है मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि 87 बताएगा सम्मति से किया गया अपराध के बारे में, यहाँ ठीक है, सम्मति से किए गए कार्य के बारे में यहाँ पे बात करता है, सद्भावपूर्वक जो कार्य किए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी अभिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ पर दिया गया है, 96 to 108, 94 to 106, 96 to 106,
95 to 106। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर का, यानी कि जो आईपीसी का सेक्शन 96 है वहाँ से लेकर 106 तक आपका प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। और प्राइवेट डिफेंस दो तरह की यहाँ पे बताई गई है। आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके क्या है, एक तो अपनी बॉडी के कर सकते हैं और दूसरे की बॉडी के भी यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे डिफेंस के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, राइट टू डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पार्टियों का अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत किस धारा के तहत प्रदत्त किया जाता है? 27, 28, 29 या 30? यहाँ पे स्पेसिफिक यानी ऐसा आर ए के यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी कि सेक्शन 28। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है? यहाँ पे जो कुछ बताए गए हैं, पेंशन क्या स्थानांतरणीय है? लोक कार्यालय स्थानांतरित का मतलब क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है ना, फिर से प्रवेश करने का अधिकार, या कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर भी किसी प्रकार की संपत्ति? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, यानी कि कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर भी किसी भी प्रकार की संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। टीपी अधिनियम यानी कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती है? छत के पंखे की बिक्री, रख रखाव का दावा करने का अधिकार, किराए से संबंधित अधिकार, सुविधा का अधिकार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी छत के पंखे की बिक्री यह अचल संपत्ति के तहत नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 SCR यहाँ पे 3428 संबंधित है, यानी कि जो एक केस है यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन का जो 1977 का है, ये किससे संबंधित यह केस है? रेस्ट ऑफ जुडाइस या फिर रेस्ट जुडिकाटा, या फिर कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा, या फिर डीम्ड रेस्ट जुडिकाटा? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा से संबंधित यह प्रावधान किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स पुणे में रह रहा है और उसका भाई मुंबई में, ठीक है। यक्स कहाँ रहता है? पुणे में रहता है, उसका भाई मुंबई में। एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। तो मुकदमा केवल दिल्ली में किया जा सकता है या केवल बेंगलोर में किया जा सकता है, या मुकदमा दिल्ली या तो दिल्ली में या फिर बेंगलोर में किया जा सकता है, या उपरोक्त कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है। मुकदमा या कहाँ किया जा सकता है? या तो दिल्ली में किया जा सकता है या फिर बेंगलोर में किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई की भोपाल में अचल संपत्ति है, ठीक है ना। बाई की जो संपत्ति है वो कहाँ पर है? अचल भोपाल में है, और वह व्यक्तिगत रूप से इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। कहाँ पर? भोपाल, इंदौर, भोपाल या इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि या तो भोपाल में लाया जा सकता है या फिर इंदौर में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? यानी कि जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी अभी आय क्या किया जाएगी? कुल आय में शामिल की जाएगी। तो ये कौन सा सेक्शन कहता है? 56 to 58, 60 to 65, 45 to 54, या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 60 to 65 क्या कहता है कि अन्य व्यक्ति की आय को भी कुल आय में शामिल किया जाएगा। एक कौन सा अधिनियम में कहा गया है? इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन रुपये होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अ पीरियड ऑफ 12th मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन है, क्या कहा जाता है? निर्धारण वर्ष, अधिवर्ष, पिछला साल, या कोई नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि असेसमेंट ईयर माना जाएगा।
अब यहाँ पे आईटी एक्ट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों के वैधता से संबंधित है? धारा 12, 10A, 11 या 13? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी कि सेक्शन 10A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जाता है? यानी कि जो लोक संसद है वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग किसके द्वारा बुलाई जाती है? स्पीकर, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है संसद में वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई तो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वहाँ का लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो करता है इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पे राष्ट्रपति से बुलाता है, वहाँ पर सिटिंग करवाता है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ का यहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे विशिष्ट राहत क्या किया जा सकता है? मिल सकती है, नहीं दी जा सकती, जारी की जा सकते हैं, या कानून के साथ कार्यान्वित है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी कि नहीं दी जा सकती। यदि आप माइनर के साथ क्या करते हैं, अनुबंध कर लेते हैं तो वहाँ पर विशिष्ट राहत नहीं मिलेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? सीपीसी के तहत, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत यहाँ पर संपत्ति का कब्जा दिलाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एसआरए से फिर से क्वेश्चन आया है कि जो एसआरए का सेक्शन 39 है वो किससे संबंधित है? रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण के पंजीकरण से, या फिर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, करेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या नन ऑफ द एबव? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गूंगा गवाह, ठीक है ना, यानी कि जो गूंगा है बोल नहीं सकता, अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत देता है, वो इसको किस तरह का साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक, दस्तावेजी, द्वितीयक या प्राथमिक साक्ष्य? यहाँ पे इसको क्या माना जाता है? ओरल एविडेंस माना जाता है। यदि कोई गूंगा व्यक्ति है, ठीक है ना, वो खुले न्यायालय में क्या करता है? गवाह देता है, वो भी लिखित रूप में देता है, या फिर क्या करता है? इस आर्य के रूप में समझाता है, तो उसको क्या माना जाता है? ओरल एविडेंस माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन सा अदालत नहीं है? कानूनी रूप से सबूत लेने के प्राधिकृत व्यक्ति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ? यहाँ पे सभी शामिल है, केवल एक को छोड़कर, जिसको आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ को छोड़कर सभी यहाँ पे न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 98, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? धारा 230, ठीक है, या फिर धारा 231, 225, 232? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि जो धारा 230 है, ठीक है, वो क्या करती है? मालिक शब्दों को परिभाषित करती है। कहाँ पर? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक औद्योगिक सहमति में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते से कम न होने वाले नियोजित कर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने, या फिर इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं का प्रावधान के लिए, जहां तक ऐसी भूमि के अधिग्रहण की सहमति हो, इस हिस्से के उद्देश्य के एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5, 1, 6, 7 और 50 के कंपनी को इस तरह की सहमति के संदर्भित किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पर उसकी जगह पे क्या आएगा? 100, 200, 300 या 400? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है ए नंबर, यानी कि 100 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अधिग्रहण अधिनियम के तहत 1894 कंपनी का अर्थ क्या है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कि जो कंपनी है उसका अर्थ क्या है? कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कंपनी, खंड सी, ठीक है ना, सी में
निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा, सरकारी जो कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी जो खंड यहाँ पे धारा 3 में परिभाषित की गई है उस कंपनी का अर्थ माना जाएगा। ठीक है ना। किसके अंतर्गत? अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे ये एमसीक्यू। और यदि आप चाहते हैं और भी एमसीक्यू आप सॉल्व करना चाहते हैं एआईबी के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे और भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।